नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव। देखिए, आज की क्लास में हम लोग एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर डिस्कस करते थे उसका अगला पार्ट है। बीच में 2-3 दिन क्लास हो नहीं पाई, मैं थोड़ा बिजी था। अब क्लासेस रेगुलर होंगी, पॉसिबिलिटी यही होगी, कोशिश यही करूँगा कि वीडियोज़ रेगुलर मिले आपको। ठीक है भाई, आज की क्लास हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग डिस्कस करते थे एमसीक्यू फॉर्म में। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे मैं सब डिस्कस करूंगा। हर वीडियो में आपको 12 से 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, आपको पता है। इसमें कुछ मैं डिटेल भी डिस्कस करूँगा और अल्टरनेट 2 दिन पर मैं फिजिक्स के टॉपिक वाइज चैप्टर भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। न्यूमेरिकल वाले जैसे इलेक्ट्रिसिटी से आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से क्वेश्चंस आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से आता है, मोशन से आता है। जहाँ से न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आने होंगे वो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो कह रहा है कि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस 2 बार आए हैं एनटीपीसी में, और ऐसे क्वेश्चन एसएससी में भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये एनटीपीसी ओरिएंटेड है। एनटीपीसी तो मस्ट है भाई। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहला है रश्मि शर्मा, दूसरा है रूपाली रिपाले, तीसरा है आरती साहा, चौथा है शिखा टंडन। 2016 में आया है ये क्वेश्चन। आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा आरती साहा। आरती साहा ने क्या किया? इंग्लिश चैनल को पार किया। ठीक है भाई, इंग्लिश चैनल को पार किया है। अब कब किया इन्होंने ये कब किया वो हम देखेंगे, और इसके लिए कौन सा प्राइज मिला, कितने टाइम में किया, ये सब हम देखेंगे। अगर हम आरती साहा के बारे में देखें तो इन्होंने ये कब किया भाई? ये कब किया? ये इन्होंने किया 23 सितंबर 1959 को। 23 सितंबर 1963 को। ठीक है भाई, 23 सितंबर 1900 आरती साहा ऑप्शन है ना, रश्मि शर्मा, रूपाली रिपाले, आरती साहा। कब किया इन्होंने? 29 सितंबर 1959 में किया। 1959 में किया। ठीक है भाई, आरती साहा ने किया था कब किया था? 29 सितंबर 1959 को किया था। इसके लिए 1960 में इन्हें पद्मश्री मिला था। पद्मश्री मिला। ठीक है भाई, पद्मश्री ये अवार्ड होता है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस टाइप में अवार्ड मिला था भाई। ये इंपॉर्टेंट है। आरती साहा नाम याद रखना, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। कितना टाइम लिया था भाई? टाइम कितना लिया था? तो टाइम लिया था 16 घंटे 20 मिनट। 16 घंटे 20 मिनट में इन्होंने ये टास्क पूरा किया था भाई। ये टास्क पूरा किया था। और बात ध्यान देना, ये पहली भारतीय इंडियन एंड पहली एशियन वुमेन रही, महिला थी। वुमेन थी, इंडियन भी थी और एशियन भी थी। मतलब एशिया की पहली महिला आरती साहा थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया। कब किया था? 29 सितंबर 1959 को पार किया था। 1960 में इन्हें पद्मश्री मिला इसके लिए। टाइम कितना था भाई? टाइम कितना लिया इन्होंने? 16 घंटे 20 मिनट का टाइम लिया था। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आ गया फिर से स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? बाईफोकल लेंस होता क्या है ये हम देखेंगे पहले, इसका यूज कहाँ पे करते हैं ये भी देखेंगे, और किसने इसकी खोज की थी भाई। ठीक है, किसने इसकी खोज की थी? ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन है पहला थॉमस एल्वा एडिशन, पहला ऑप्शन है एडिशन। दूसरा ऑप्शन है आपके पास बेंजामिन फ्रैंकलिन।
तीसरा ऑप्शन आपके पास है, तीसरा क्या है भाई, इवेंजेलिस्टा, और चौथा ऑप्शन आपके पास है न्यूटन। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। बाईफोकल लेंस की खोज किसने की थी ये पूछा है। पहले हम देखेंगे बाईफोकल लेंस होता क्या है। अगर हम देखें बाईफोकल लेंस, ठीक है भाई, बाई इसका हिंदी नाम भी यही है, फोकल लेंस। अब देखो बाईफोकल लेंस का मतलब ये होता है जिसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस होते हैं। कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव दोनों लेंस होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस का चश्मा वो लोग यूज करते हैं जिनको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों डिजीज होती हैं। वो कौन से लेंस का यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस के चश्मे का यूज करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए कौन सा चश्मा चाहिए, बाईफोकल लेंस का चश्मा चाहिए। बाईफोकल लेंस, अब देखो क्या है, दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तुओं के लिए वो लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं, और निकट की वस्तुओं को देखने के लिए वो लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो इसमें दोनों लेंस होते हैं, ऊपर के साइड अवतल लेंस, नीचे के साइड उत्तल लेंस होता है भाई, ठीक है, बाईफोकल लेंस होता है। अब देख लेते हैं इसकी खोज किसने की थी मेरे भाई। इसकी खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोज किया था किसकी, बाईफोकल लेंस की। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक और खोज किया था, इन्होंने एक और खोज किया था, किसकी डिस्कवरी की थी भाई, इन्होंने एक डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब, इलेक्ट्रिसिटी में इनका एक एक्सपेरिमेंट काफी फेमस है, काइट एक्सपेरिमेंट। मतलब इन्होंने पतंग को उड़ाया था और उसमें एक मेटल की लगा दी थी। उससे क्या हुआ, जब वो आपस में टकराए तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। वैसे इलेक्ट्रिक की खोज तो बहुत पहले हो गई थी, वो तो नेचुरल है, लेकिन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रिसिटी की खोज भी की थी। और किसकी खोज की थी, बाईफोकल लेंस की खोज की थी। अब एडिशन का सबको पता है, एडिशन ने किसकी खोज की थी भाई, इलेक्ट्रिक लैंप की, इलेक्ट्रिक लैंप, बल्ब। अगला इवेंजेलिस्टा ने किसकी खोज की थी भाई, तो इन्होंने किया था खोज बैरोमीटर का। किसका भाई, बैरोमीटर। बैरोमीटर की खोज इन्होंने किया था, ठीक है भाई, बैरोमीटर। बैरोमीटर कौन सा बैरोमीटर, मरकरी का। और न्यूटन का सबको पता है, न्यूटन ने कई खोज की थी। इन्होंने फोर्स की परिभाषा दी, मोशन के फोर्स की परिभाषा दी न्यूटन ने, ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम दिया कई, और इन्होंने ये भी बताया था न्यूटन ने कि क्या बताया था भाई, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये सारी खोज न्यूटन ने कई फील्ड में, फिजिक्स के कई फील्ड में योगदान दिया है, तो इसके बारे में सबको पता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला, बाईफोकल लेंस की खोज किसने की थी, याद रख लेना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की भी खोज की है। एडिशन ने किसकी खोज की, इलेक्ट्रिक लैंप की खोज की। इवेंजेलिस्टा ने किसकी खोज की, बैरोमीटर की खोज की, और बैरोमीटर कौन सा, मरकरी वाले बैरोमीटर की खोज किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ गया। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आईएनएस अरिहंत क्या है। आईएनएस अरिहंत काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ठीक है भाई, आईएनएस अरिहंत। और जैसे एक और है, अभी रिटायर्ड हुआ 20 सितंबर 2020 को, वो कौन सा ऐसा नेवी का विमान है, जो विमान या शिप कह सकते हैं, उसका नाम आप बताओगे जो रिटायर्ड हुआ है, ठीक है भाई। और यहां पे मैंने क्वेश्चन पूछा है आईएनएस अरिहंत क्या है। पहला है भारतीय नौसेना, युद्धपोत, विमान वाहक पोत या पनडुब्बी। तो मेरे भाई ये एक पनडुब्बी है, पनडुब्बी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आईएनएस क्या है, आईएनएस एक पनडुब्बी है, ठीक है भाई, पनडुब्बी है। और ये कब भारतीय सेना में शामिल की गई मेरे भाई, 2009 में की गई। कब 2009 में, 26 जुलाई 2009 को ये भारतीय वायुसेना में
इंडियन नेवी में शामिल की गई। 26 जुलाई 2009 को इंडियन नेवी में INS अरिहंत पनडुब्बी के रूप में शामिल की गई। ठीक है भाई, पनडुब्बी के रूप में शामिल की गई। और आपको ये बता दें, ये ऐसी पनडुब्बी है जिसमें परमाणु शक्ति, एटम पावर की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है। स्वदेशी निर्मित, स्वदेशी पनडुब्बी है। स्वदेशी का मतलब इंडिया में, मेड इन इंडिया है भाई, ये मेड इन इंडिया है। और ये एटॉमिक पावर से लैस है, मतलब इसमें एटॉमिक वेपन्स भी हैं। ये क्या है? एटॉमिक वेपन्स हैं। इंडिया जो है छठा देश बन गया है जिसके पास INS अरिहंत है। इसके पहले कितने देश हैं? पहला अमेरिका है, रूस है, चाइना है, फ्रांस है, एक और देश है जापान है। 5 देश के बाद, सॉरी ब्रिटेन है, जापान नहीं है, 5 देश के बाद इंडिया जो है अपना वो 6th कंट्री के फॉर्म में आया है। INS अरिहंत क्या है कोई पूछे तो ये एक पनडुब्बी है। कैसी पनडुब्बी है? स्वदेशी पनडुब्बी है जिसमें एटॉमिक पावर है। ये पहली ऐसी स्वदेशी पनडुब्बी है जिसमें एटॉमिक पावर है। कब इंडियन नेवी में लिया गया? 26 जुलाई 2009 को लिया गया। इंडिया अपना छठा ऐसा देश है जहां पे ये पावर है, ये पनडुब्बी है। ऐसी पनडुब्बी चाइना, सबसे पहले अमेरिका के पास, फिर रशिया के पास, फिर चाइना के पास, ब्रिटेन के पास, फ्रांस के बाद फिर किसके पास? इंडिया के पास आई। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में 2 बार आया है। ठीक है भाई, 2 बार। क्या है भाई क्वेश्चन? देख लो। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्या बात करें भाई? कह रहा है कि सोवियत स्पुतनिक 2 के माध्यम से आकाशीय कक्षा में ले जाने वाला पहला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है लाइका, एक कुत्ता, अल्बर्ट एक चूहा, सी वाला बेलका एक बंदर, या फिर बेकर एक खरगोश। तो इसका आंसर होगा भाई, सबसे पहले देखो रसिया ने क्या किया था, सोवियत स्पुतनिक 2 उसका एक मिशन था। इसमें उसने क्या किया, सबसे पहले मानव नहीं गए, सबसे पहले एक कुत्ता गया था जिसका नाम था लाइका। लाइका कौन है? एक कुत्ता है भाई। 1957 में गया था, डेट मुझे नहीं याद है, 1957 में ये गया। जिस दिन गया उसके कुछ घंटे बाद, a few hours he dead, ये क्या हो गया भाई? मर गया। कुछ घंटे के बाद ये क्या हो गया? मर गया था। कहां मरा था? पृथ्वी के अर्थ पर ही मर गया था, मतलब पृथ्वी के अर्थ के ऑर्बिट में ही ये मर गया, जाते ही जाते ये मर गया था। कौन? लाइका एक कुत्ता था। सोवियत स्पुतनिक 2 प्रोजेक्ट का नाम था, सोवियत स्पुतनिक 2। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, एक कुत्ते को भेजा गया। ठीक है भाई, इसके बाद एक बंदर भी गया था। उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है आप बताएंगे? एक बंदर भी गया था। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लाइका। लाइका क्या है मेरे भाई? लाइका एक कुत्ता था। उसी दिन मर गया था जिस दिन इसको भेजा गया था, रास्ते में ही। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो फिर से आ गया, कह रहा है निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था? मतलब किस टेक्नोलॉजी की खोज सबसे पहले हुई? पहला आंसर है टेलीग्राफ, दूसरा है दूरबीन, तीसरा है टेलीफोन, चौथा है टेलीटाइप। तो भाई टेलीग्राफ, अब आप अगर देखें ऑप्शन से अगर देखें तो क्या होगा आंसर? सबसे पहला आंसर होगा, क्या होगा भाई? टेलीफोन तो था नहीं पहले, अंग्रेज के टाइम में था। टेलीटाइप भी नहीं था, टेलीग्राम भी नहीं था, दूरबीन था सबसे पहले, क्योंकि जो बाबर वगैरह थे जब लड़ाई लड़ते थे तो वो दूरबीन की सहायता से देखते थे। ठीक है भाई, तो इसका आंसर होगा दूरबीन। दूरबीन इज द राइट आंसर। दूरबीन किसने खोज की थी? इसकी खोज किसने की थी? एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसकी खोज गैलीलियो ने की थी ना भाई, लेकिन एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम आप बताओगे, वो कौन है? किसने दूरबीन की खोज की थी? ठीक है भाई, जल्दी से इसका नाम आप बताएंगे।
टेलीग्राफ, टेलीग्राफ की खोज किसने की भाई? टेलीग्राफ, टेलीग्राफ की खोज किसने की? आप जल्दी से आंसर बताओगे, ये याद होना चाहिए। डेविड अल्टर। कौन? डेविड अल्टर। अल्टर कब किए थे? कब किए थे? डेविड अल्टर ने खोज किया था। कब किए थे? 1830 में। 1830 में। अगला, टेलीफोन की खोज किसने की थी? टेलीफोन सबको पता है, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्राहम बेल। इसके पहले भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज किया था, लेकिन वो पेटेंट नहीं करा पाए थे, वो मैंने पिछली क्लास में बताया था। कब किए थे? 1876 में। इसके बाद टेलीटाइप, टेलीटाइप की खोज किसने की थी भाई? टेलीटाइप, टेलीटाइप की खोज किसने की थी? कब की थी? ये याद होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे ना। टेलीटाइप की खोज किसने की थी? एडवर्ड किलिंगस्टन ने की थी। कब किया था भाई? एडवर्ड किलिंगस्टन ने की थी 1922 में किया था। ठीक है भाई, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और इसकी खोज सबसे पहले हुई थी दूरबीन, सबसे पहले दूरबीन की खोज हुई थी। ऑफिशियली अगर देखें तो गैलीलियो ने की थी। इसके पहले एक लेवोसियर, इस टाइप में कोई साइंटिस्ट का नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने किया था। उनका एक्सपेरिमेंट बड़ा अजीब है। ठीक है भाई, कि उन्होंने क्या किया था, दो लेंस को पास पास ले आया और किसी टावर को देखा था तो वो क्लियर दिखाई दे रहा था। मतलब खेल खेल में उसकी खोज कर दी थी। एल से नाम है, याद नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, देख लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से आ गया स्क्रीन पर, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसको यूज किया जाता है? मंदक का मतलब मॉडरेटर। पिछली क्लास में मैंने बताया था, डिस्कस भी हम लोगों ने किया था कि मंदक का क्या काम होता है, मॉडरेटर क्या होते हैं। मॉडरेटर का अगर हम काम देखें तो मॉडरेटर का मतलब होता है जब न्यूक्लियर पे हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, तो द रिड्यूसिंग स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, न्यूट्रॉनों की स्पीड को कम करने के लिए हम लोग मंदक का प्रयोग करते हैं। जो एलिमेंट यूज करते हैं उन्हें मंदक कहते हैं, मॉडरेटर कहते हैं। और मॉडरेटर के लिए मैंने बताया था, मॉडरेटर के लिए सबसे अच्छा होगा, क्या होगा भाई? मरकरी, Hg ना, मरकरी, सॉरी ग्रेफाइट, 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 या फिर D2O, D2O का मतलब भारी जल, या फिर बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। ये तीन होते हैं यूज, ये तीन होते हैं भाई। ठीक है ना, ये तीन हो सकते हैं। अब ऑप्शन में इन तीनों के अलावा कोई भी हो वही आंसर होगा। ऑप्शन अगर देखें तो पहला है भारी जल होता है, दूसरा ग्रेफाइट होता है, तीसरा बेरिलियम ऑक्साइड होता है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका क्या होगा? राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव, सभी। ठीक है भाई, ये मॉडरेटर के रूप में यूज किए जाते हैं। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसको मिटा दे रहा हूं भाई। अगला क्वेश्चन फिर से देखो, अगला क्वेश्चन न्यूक्लियर रिएक्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां पे आ गया कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं, जीवाश्म की आयु पता करने के लिए किया जाता है। जीवाश्म क्या होते हैं? फॉसिल्स, मतलब पेड़ पौधे की आयु पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीवाश्म आप कह सकते हो ना, कि आदमी के जो अवशेष होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं, या पेड़ पौधे जो भी होंगे जब पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं तो उसे हम जीवाश्म कहते हैं, इंग्लिश में फॉसिल कहा जाता है। उसका इनकी आयु को निकालने के लिए, इनके लाइफ पीरियड को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है वृक्षों की, पृथ्वी की, फॉसिल्स की, चट्टानों की। तो ऑप्शन क्या होगा? फॉसिल्स की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कार्बन डेटिंग का यूज कहां करते हैं भाई? कार्बन डेटिंग का यूज फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने में किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अगला। अगला कह रहा है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता, फेरिक ऑक्साइड, देखो भाई ये केमिस्ट्री का टर्म आ गया ना, केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा है ये। फेरिक ऑक्साइड का मतलब, यहां पे फेरिक ऑक्साइड का अगर फॉर्मूला लिखें
2O3। ठीक है भाई, ये क्या है भाई समझना, यहां पे हमसे पूछा है वैलेंसी, किसकी वैलेंसी पूछा है, आयरन की। अगर आयरन की हम बात करें तो आयरन दो नेचर रिप्रेजेंट करता है, आयरन वैलेंसी में दो रिप्रेजेंट करता है, एक होगा +2, अगला होता है +3। अगर +2 होगा तो आयरन जैसे FeCl2 मान लो लिखा है और लिखा है FeCl3, तो मेरे भाई इनके नाम अलग अलग होंगे। इसको हम लोग कहेंगे फेरस क्लोराइड, और इसको हम कहते हैं फेरिक क्लोराइड। ठीक है भाई, फेरिक क्लोराइड। अब देखो बात को समझना, अगर वैलेंसी 3 होगी तो उसे हम कहेंगे फेरिक, वैलेंसी अगर 2 होगी तो उसे क्या कहेंगे, फेरस। तो इसमें आंसर क्या होगा, +3 होगा। आयरन जो है वो दो नेचर रिप्रेजेंट करता है, दो वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस भी दो वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही क्या है आयरन, आयरन क्या है, दो वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है, दो प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है, एक +2 की है, एक +3 की है। +2 पे होगा तो इसको फेरस कहा जाएगा, +3 पे होगा तो इसको क्या कहा जाएगा मेरे भाई, फेरिक कहा जाएगा, फेरिक कहा जाएगा। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। भाई अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि CFL का फुल फॉर्म बताओ। CFL का फुल फॉर्म अगर देखें तो क्वेश्चन में दिया है, ऑप्शन में दिया है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, दूसरा है सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, तीसरा है केमिकल फ्लोरिसेंट लैंप, कस्टेंड फ्लोरिसेंट लैंप। तो देखो भाई इसका जो CFL का फुल फॉर्म है ना, बात को समझना, CFL इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। मतलब ऑप्शन नंबर स्पेलिंग नहीं याद है, हिंदी में लिख देना, फ्लोरिसेंट लैंप ना, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, इसका फुल फॉर्म होता है। अब CFL में क्या यूज होता है, CFL में हम लोग यूज करते हैं मरकरी का। किसका यूज करते हैं, मरकरी का यूज करते हैं CFL में। ठीक है भाई, ये याद रखना, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दे रहा हूं भाई। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से इसको ट्राई करो भाई। अगला क्वेश्चन जल्दी से आप ट्राई करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन अगर पढ़ें तो क्वेश्चन में कह रहा है एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज 120 हर्ट्ज। यदि तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकंड है, इफ स्पीड ऑफ वेव इज 480 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड इट्स वेवलेंथ। तब इसकी तरंग दैर्घ्य बताइए। तो ये न्यूमेरिकल टाइप में आ गया, कैसे होगा देख लो, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है भाई एग्जाम में। आवृत्ति दिया है, आवृत्ति का मतलब मैंने n से रिप्रेजेंट कर दिया आवृत्ति को 120 हर्ट्ज, और वेवलेंथ पूछा है, स्पीड दिया है कितना 480 मीटर पर सेकंड पूछा है, वेवलेंथ मतलब लेमडा पूछा है भाई। तो याद करो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने एक फार्मूला लिखा था कि जो स्पीड होती है ना वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर होती है। जो स्पीड होगी वेव की वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर होगी। तो भाई स्पीड दिया है कितना, दिया है 480, और हमें फ्रीक्वेंसी दिया है कितना 120 इंटू लेमडा। लेमडा कितना आएगा, कट जाएगा 4 बार, आंसर आपका आएगा 4 मीटर पर सेकंड में है, तो ये 4 मीटर आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है। जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई, ठीक है ना, मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया भाई। अगला क्या कह रहा है भाई, देख लो। कह रहा है कि 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं।
परिपथ में धारा का मान बताओ। अब यहां पे कह रहा है, अगर इंग्लिश में हम देखें तो कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस कंबाइंड इन 3 रेजिस्टेंस 5 ओम ईच रेजिस्टिविटी कंबाइंड विथ 1.5 वोल्ट इन सीरीज सीक्वेंस, फाइंड द करंट ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट की हमें क्या निकालनी है? करंट निकालनी है भाई। तो देख लो, श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो इस टाइप में होगा, 1, ये 2 और ये क्या है 3, ये नीचे ले आया, ये वोल्ट इस टाइप में ना, ये 5 ओम, ओम का सिंबल है। ओम किसकी यूनिट होती है भाई? रेजिस्टेंस की। ये 1.5 वोल्ट है। इसका हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? R बराबर सबको पता है फार्मूला, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कब होगा? जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होंगे तब उनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तुल्य प्रतिरोध का मतलब मेरे भाई टोटल रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, इस टाइप में कह सकते हो, जब ये सीरीज में जुड़े होंगे तब। सीरीज तो भाई ये क्या है? 5 5 5, कितना आएगा मेरे भाई? 15 ओम। ये ओम का सिंबल है। ओम क्या होता है मेरे भाई? प्रतिरोध की यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ये मैं बताऊंगा, पढ़ेंगे हम लोग। अब इसके बाद हमें दिया है वोल्टेज, कितना दिया है? 1.5 वोल्ट। और हमें पता है, क्या पता है मेरे भाई? V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है? IR। हमसे पूछा है I, तो I बराबर हो जाएगा V/R। V कितना है मेरे भाई? V है आपका 1.5, R कितना है आपका? 15। डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.1 एम्पियर। एम्पियर किसकी यूनिट होती है मेरे भाई? एम्पियर होती है करंट की यूनिट। इस टाइप में आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, आप इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लास्ट है आज की क्लास का। अगला क्वेश्चन क्या है देख लो भाई, एग्जाम में सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र मतलब वो पीछे की ओर उड़ता जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। एकमात्र पक्षी, पहला है हमिंग बर्ड, दूसरा है कीवी, तीसरा है एल्बाट्रॉस, चौथा है बाज। तो देखो भाई, हमिंग बर्ड जो है, हमिंग बर्ड, इसका आंसर क्या होगा? हमिंग बर्ड। ये जो है ये बर्ड, ये वर्ड का स्मॉलेस्ट पक्षी है। कौन सा भाई? स्मॉलेस्ट पक्षी है। ये वर्ड का सबसे छोटा पक्षी होता है। और ये क्या होता है? ये पीछे की ओर उड़ता जाता है, पीछे की ओर उड़ता है, ठीक है भाई, पीछे की ओर। ये बात ध्यान देना, की ओर उड़ता है। आंसर क्या होगा? हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।